नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। पिछले 12 दिनों में मोदी जी की 3 बार बेइज्जती हुई है, यानी बेइज्जती की हैट्रिक मार दी है। सरकार ऐसे मुसीबत में फंसी 12 दिन में 3 बार। हर बार सरकार को बचाने के लिए राहुल गांधी, जिसके सामने भी फिलहाल आना नहीं चाहते हैं मोदी जी, राहुल गांधी के सामने 3 बार घुटने टेकने पड़े। और सबसे ताजा मामला जो है वो हम बताते हैं, जो इस वक्त की बड़ी खबर है। इसके अलावा भी 2 मामले। सबसे ताजा मामला और बड़ी खबर है लेटरल एंट्री, यानी बिना यूपीएससी का एग्जाम दिए, न प्रीलिम्स न मेंस न इंटरव्यू, सीधे जॉइंट सेक्रेटरी बन जाना है किसी भी मंत्रालय में। बड़े बड़े मंत्रालय में देश की नीतियां तय करेंगे बिना यूपीएससी पास किए। इस पर चर्चा हो चुकी न्यूज लॉन्चर पर ही कि वो कहां से आएंगे, अडानी के यहां से आएंगे या नागपुर से आएंगे। खैर, चर्चा में पहले जोड़ लीजिए भाऊ को कंट्रोल रूम, फिर इस विषय को आगे और बढ़ाते हैं। भाऊ, फिर जितेंद्र सिंह जो कार्मिक मंत्री हैं, उन्होंने यूपीएससी चेयरमैन को चिट्ठी लिखी। अभी अभी की बात है, चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिख के कहा है कि भाई रोक लगाया जा रहा है इस पर, लेटरल एंट्री पर। इसकी समीक्षा की जाएगी क्योंकि मोदी जी आरक्षण के सिद्धांतों को देखते हुए संविधान में निहित समानता को एकदम परखना चाहते हैं। उसको कोई आंच नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आरक्षण के सिद्धांतों में मोदी जी का बड़ा गहरा, मतलब बहुत गहरा विश्वास है। ये विश्वास इतना लेट से जगता है जब तक पूरे देश में जगहंसाई हो चुकी होती है, पूरे देश में पता चल चुका होता है कि आरक्षण और संविधान दोनों पर खतरा है। मनुस्मृति लटक रही है, इसे कब गिरे और कब कब्जा ले पता नहीं है। इसके पहले ब्रॉडकास्ट बिल पे बैकफुट पे गए थे, उससे पहले वक्फ बिल पे गए थे। अब एक इंफॉर्मेशन और है, मैंने जो कहा कि सरकार गिरने के डर से राहुल के सामने घुटने टेक रहे हैं। टेकना चाहिए नीतीश चिराग नायडू के पास। ये जो बिल था, इस बिल के भी खिलाफ अभी 2 दिन के भीतर ही, मतलब पिछले पिछले 24 घंटे के भीतर ही चिराग पासवान और नीतीश कुमार, इन दोनों ने खुली मुखालफत शुरू कर दी थी। चिराग ने भी और नीतीश की पार्टी ने भी, दोनों ने। चिराग तो उनके हनुमान ही है। तो दरअसल ये वापसी की वजह क्या है? सरकार बचाने की वजह या आरक्षण को लेकर के एक्सपोज होने का डर? क्या वजह है? वजह नहीं, आदत से मजबूर है। एक आदमी जिसने तानाशाह बनकर सरकार चलाई 10 साल, उस अहंकार और दंभ में चलाई कि माय वे और हाईवे, मोदी है तो मुमकिन है, इस नारे को गाढ़ने का प्रयास किया। मोदी की सरकार और मोदी की गारंटी, ये शब्द कॉइन किए गए। ये शब्द उस अहंकार ने जन्म दिए थे जिसको ये था कि मैं हूं तो सब कुछ हूं। 240 पे आने के बाद टेक्निकली 180, 240 गणित, ये अंपायर के वजह से आने के बाद 272 तक के लिए 50 लोगों का समर्थन लेना पड़ा। 292 जो उन्होंने समर्थन दिया वो पहले भी एनडीए के घटक थे। 2014 में कुछ लोग घटक थे, 2019 में कुछ घटक थे, 2019 के बाद कुछ लोग घटक में आ गए। लेकिन बेचारे वो सब दया पे निर्भर था मोदी जी के। एनडीए की कोई जरूरत नहीं थी। 280 पार, 300 पार तो मिला तो आपकी दया, नहीं मिला तो भी आपके साथ है। इस मुद्रा में एनडीए के घटक दल चुपचाप बैठे हुए थे। इस बार एनडीए के घटक दलों को यह पता है कि यदि मोदी जी प्रधानमंत्री है तो उनके बलबूते पे है, और मोदी जी अब अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। मोदी जी ये भूल गए कि वो आंध्र प्रदेश में ऐसी सरकार के साथ गठबंधन में है जो मुस्लिमों को रिजर्वेशन दे रहा है, मस्जिदों को 10,000 रुपए मेंटेनेंस दे रहा है, डबल इंजन की सरकार दे रही वहां पे। सनद रहे दर्शकों के लिए मैं बताता हूं, वो ऐसा नहीं है कि वहां बाहर से समर्थन है बीजेपी का। बाकायदा बीजेपी सरकार में है, वो एनडीए की सरकार है चंद्रबाबू नायडू के लीडरशिप में। तो कुल मिलाकर जब आप वहां मुस्लिमों को रिजर्वेशन देते हैं, वहां मुस्लिमों को अपीजमेंट करते हैं,
इतना तो आंध्र प्रदेश में कांग्रेस ने भी नहीं किया। 10,000 रुपए पर मस्जिद। थोड़ा शमशान को पैसा क्या दे दिया था, तो शमशान और कब्रिस्तान को पैसा क्या दिया था दीवार खड़ी करने के लिए, तो कब्रिस्तान और शमशान हो गया भाई इस देश। तो जब इन्होंने वक्फ बोर्ड का बिल लाया, बैसाखियों ने मना कर दिया। मोदी जी समझ गए बैसाखी चली गई, ओंधे मुंह गिरेंगे। लेकिन एक इंसान जो पढ़ा लिखा होता है, जो समझदार होता है, एक गलती से अपने आप को सुधार लेता है। मोदी जी ने वक्फ बोर्ड जेपीसी के पास पहुंचा दिया, मतलब बंद डब्बे में बंद कर दिया। उसके बाद अपने आप को रेक्टिफाई करना था, लेकिन फिर ब्रॉडकास्ट बिल लाए, वो इंट्रोड्यूस करने के पहले रीड्राफ्टिंग में चला गया। दूसरी गलती से भी नहीं सीखे। ये तीसरी गलती 45 लोगों का रिक्रूटमेंट ये लेके आए। जब पासवान से लेके सारे लोग कह रहे थे कि ये गलत हो गया, हालांकि पासवान और मांझी को भी समझने में पूरा 24 घंटे लगे कि इसमें गड़बड़ हो रही है। वो भी मीडिया, जैसे मुझे लगता है कि शायद न्यूज लॉन्चर आपने सबसे पहले इस इशू को उठाया था। तब जाके इन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कैसा होगा। फिर ये अब उनका मंत्री ये कहता है कि इसको संविधान के अनुरूप है कि नहीं है ये देखना पड़ेगा, इसलिए इसको रोका गया है। तो क्या अभी तक भांग खा के काम कर रहे थे मंत्रिमंडल में? क्योंकि इसके पहले आपने कभी संविधान की चिंता नहीं की। आपने जो मन में आया वो बिल पास कर दिया, बगैर चर्चा के बिल पास कर दिया, विपक्ष को निष्कासित करके बिल पास कर दिया। क्योंकि संविधान की चिंता कहां है? आपको जेपीसी अब याद आई, 2014 से लेके 10 बार जेपीसी की मांग हुई है, तब जेपीसी याद नहीं आई। जब अपन मुंह पे गिरते हैं, जब अपनी किरकिरी हो गई, जब रास्ता नहीं मिल रहा कहीं मुंह छुपाने का, तो जेपीसी आ गई। आपने कभी जिनके स्टेक होल्डर से कब से बात की? क्या एग्रीकल्चर के कानून, किसान कानून लाने के पहले स्टेक होल्डर से बात की? कब स्टेक होल्डर? आपके लिए तो स्टेक होल्डर आप ही हैं। वो गेंदा का डायलॉग है ना, वो एक पिक्चर में सलमान खान के दबंग में, चुलबुल पांडे यहाँ गवाह भी हम, वकील भी हम, जज भी हम ही हैं। ये गेंदा बन के घूम रहे थे। अब पहली बार पता पड़ा, ना वकील हो आप, ना जज हो आप जो कुछ भी हो हमारे भरोसे हो। अब हम देवानंद का गाना गाएंगे, बैठ जा बैठ गई, खड़ी हो जा खड़ी हो गई, घूम जा घूम गई, वापस आ जा आ गई राजा। ये अब इनको समझ में आ गया। अब संविधान याद आ गया। अब संविधान पर तब क्यों नहीं गए संविधान के पास? क्योंकि आपने संविधान को कुछ समझा ही नहीं। ये तो इस देश की जनता को मैं सैल्यूट करता हूं कि बाबा साहेब आंबेडकर की अध्यक्षता वाली उस कमेटी का संविधान बचा है। विश्व का सर्वोत्तम संविधान बचा है। ये तो इन कुपढ़ों ने तो वहां पे मनुस्मृति लागू कर देना था, और ये गलती अभी नहीं हुई। आशीष जी अभी रुकिए, और ऐसा कई जगह यू टर्न लेंगे, क्योंकि आदत से मजबूर है। वो आदत नहीं जाती। वो जो संविधान का उल्लंघन करने का दंभ था, जनता की आकांक्षा और अपेक्षाओं को पैरों के नीचे रोंदने का जो अहम था, वो अभी गया कहां है? रस्सी जल गई, बल कहां गया? अभी भी वही है। इसलिए गलतियां बार बार करते हैं। एक बस खाली बीच में एक चीज पूछूंगा। ये 24 साल में अगर ऐसा कोई दूसरा आदमी होता जो कहता मोदी है ये अकेले सब पर भारी है, जैसे एक होता ना ठसक, 24 साल बाद जिस आदमी को हर दिन बेइज्जत होना पड़ रहा है, क्या कुर्सी इतनी इंपॉर्टेंट है? ऐसे में तो अगर मान लिया मोदी जी जैसा कोई और व्यक्ति होता, कहता नहीं भाई मोदी ही है, तो छोड़ देता कुर्सी की, जाओ ये कुर्सी, ये प्रधानमंत्री पद मैं नहीं लूंगा, ऐसे सरकार मैं नहीं चलाऊंगा, हर दिन बेइज्जती होती है।
यानी 14-24 साल बाद एक बात और एक्सपोज हुई कि ये मोदी जिस 24 साल से जिस मोदी को हम लोग देख रहे थे, ब्रांड मोदी, लौह पुरुष एकदम दृढ़ इच्छा शक्ति वाला, वो मोदी सिर्फ कुर्सी का जो है लालच रखने वाला एक नेता था और कुछ नहीं था, कुछ एक्स्ट्रा उसमें नहीं था, कोई एक्स फैक्टर नहीं था। देखिए, निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है। लज्जा है कि इनको आती नहीं। जो आदमी बार बार ये कहे कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ाई छोड़ूंगा नहीं और सबसे ज्यादा भ्रष्ट अपने पार्टी में भर्ती करे, उस आदमी से क्या अपेक्षा करते हो आप? जो आदमी स्त्री शक्ति के लिए और मातृ वंदना की बात करे और उन्हीं के सांसद नीलाम कर दी इज्जत महिलाओं की, उनसे क्या अपेक्षा करें? जो संसद पे ही नहीं, लाल किले के प्राचीर की पवित्रता को भी भंग करते हुए झूठ पे झूठ परोसे, ऐसे इंसान से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? ये और हो जाएंगे। इज्जत बेइज्जती हमको लगती है। हमें कई बार सोचते हैं कि यार बहुत हो गया, क्या ऐसा इतना भी नहीं होना चाहिए था मोदी के साथ, लेकिन और फिर गलती करेंगे। देखिए, और कुछ लेके आएंगे और फिर जब विपक्ष कहेगा तो वापस ले जाएंगे। क्या कभी इन्होंने ये लेटर एंट्री के लिए कहीं से ये किया? अब दूसरा एक एंगल, आशीष जी, अश्विनी वैष्णव से लेके ये जो दूसरे कई मंत्री हैं, ये जो कांग्रेस को कहते हैं कि तुमने लेटर एंट्री चालू करवाई, उनके मुंह पे जितेंद्र सिंह ने तमाचा मारा आज। हाँ। ये बोल के ये अपनी लेटर एंट्री इसलिए जस्टिफाई कर रहे थे कि कांग्रेस ने की, तथाकथित, उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन इस संविधान की बात नहीं कर रहे थे। आप उनका ही मंत्री संविधान की बात करता है, तो ये विपक्ष को बदनाम करने की एक साजिश है। देखिए, बोमई कमेटी की बहुत पहले रिपोर्ट आई थी जिसमें लेटर एंट्री की बात की गई थी। हाँ, 2005 में वीरप्पा मोइली ने दिया था। वीरप्पा मोइली ने दिया था, लेकिन 2005 में आई हुई इस रिपोर्ट को कांग्रेस की सरकार ने सिरे से नकारा, उसको इंप्लीमेंट नहीं किया, उसको कहीं तक नहीं रखा। अब आइए इनके झूठ परोसने की, और ये कैसा परसेप्शन बदलते हैं। मनमोहन सिंह को आपने सेक्रेटरी फाइनेंस बनाया था। मनमोहन सिंह उसके पहले गवर्नर थे आरबीआई के, तो आरबीआई का गवर्नर फाइनेंस सेक्रेटरी बन सकता है, लेकिन अडानी का चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनेंस सेक्रेटरी नहीं बनेगा। फर्क है, बिल्कुल यही बात है, फर्क है। ये चीज ठीक है, को समझना होगा। उसी फाइनेंस सेक्रेटरी को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया और उसी फाइनेंस मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, और उसी प्राइम मिनिस्टर ने, जहां देश की हालत इतनी बुरी थी कि इंग्लैंड भी कर्जा देने के पहले सोना गिरवी रखवा रहा था, आज ऐसी स्थिति उठा के लाई कि आज ये विकास की बात करते हैं, उसका बेस मनमोहन सिंह के परफॉर्मेंस है। मनमोहन का तो नाम भी इनको लेने का हक नहीं है, ये हक नहीं है, ये फर्क है। दूसरी बात, मोंटेक सिंह आलूवालिया, नीति आयोग जो अभी इन्होंने बताया, तब वो योजना आयोग था। योजना आयोग और नीति आयोग में अपॉइंटमेंट के लिए कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी तो नहीं, उनकी कोई फिक्स तो नहीं। प्रधानमंत्री का प्रोरोगेटिव है किसको अपॉइंट करें। वहां कोई ब्यूरोक्रेट भी हो सकता है, वहां कोई नेता भी हो सकता है, वहां कोई कुपड़ भी हो सकता है, अनपढ़ भी हो सकता है। ये हमने देखा है। वो भी मोंटेक सिंह आलूवालिया कभी नहीं। क्या कभी कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे कारपोरेट सेक्टर से आदमी लाके बिठाया, कहीं दूसरा आदमी लाके बिठाया? सवाल ये है, सवाल है एडवाइजर नियुक्त करो। हमने भी कल कहा हमारे शो में, सरकार को यदि भारत में पड़े हुए टैलेंट का उपयोग करना है तो ओएसडी पद होता है, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। कई नेता अपने रिलेटिव को ओएसडी बनाते हैं, सभी सरकारों में होते आ रहा है, कांग्रेस हो या बीजेपी। आप एडवाइजर नियुक्त करते हैं, हिंदी के लिए एक सलाहकार, वित्तीय सलाहकार, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सलाहकार,
तो आपको लगता है वित्त मंत्रालय में एक कमेटी बन के एक सलाहकार समिति बनाई है बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट की, आप उस पे लाइए, लोग लाइए, आपको मना किसने किया? लेकिन डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ये अहम पद है। मैं बार बार कहता हूं कि जो हमारा जो संविधान है, उस संविधान को 3 पिलर संभालते हैं, 3 उसके स्तंभ है, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। विधायिका में कल आप वो भी कर लीजिएगा, सांसद भी रिक्रूट कर लीजिएगा। ये जो व्यभिचारी और भ्रष्टाचारी लोग आते हैं, इससे अच्छा सीधा पार्लियामेंट में भी आप एक कोटा फिक्स कर दीजिए। हमारे यहाँ राज्यसभा किस लिए बनी थी? ऐसा नहीं था कि बुद्धिजीवियों का उपयोग करना अंबेडकर जी नहीं जानते थे। राज्यसभा, इस सदन का गठन किया गया था कि जो लोग चुनावी राजनीति से नहीं आते, लेकिन बहुत ज्ञानी, एक्सपीरियंस है, अलग अलग खेल, अलग अलग क्षेत्र से, खेलकूद हो, फिल्म हो, एंटरटेनमेंट हो, शिक्षा हो, हेल्थ हो, इंजीनियरिंग हो, व्यापार हो, एग्रीकल्चर हो, उन बुद्धिजीवियों को राज्यसभा में बिठाया जाएगा और उनके एक्सपीरियंस का इस देश के विकास में योगदान होगा। ये था ना प्रोसेस। हाँ। क्या हुआ राज्यसभा में? वहां भी लेटरल एंट्री शुरू हो गई। लोकसभा चुनाव हारा, राज्यसभा में डालो। नाराज हो गया, राज्यसभा में दे दो। सबसे ज्यादा राहुल गांधी को गाली दी, राज्यसभा में ले आओ। ये पत्रकार रात दिन पैर चाट रहा था, राज्यसभा में भेज दो। मोटा पैसा दे दिया पार्टी को, पार्टी को पैसा दे दिया, राज्यसभा भेज दो। और इसीलिए राज्यसभा में जो एक टैलेंट का पूल था, उसका अभाव हुआ। लैटरल एंट्री तो सब जगह चाहिए, फिर प्राइम मिनिस्टर लैटरल एंट्री क्यों नहीं? बांग्लादेश में हुआ ना अभी। बांग्लादेश में शेख हसीना भाग जाने के बाद वहां किसको दिया? किसी नेता के हाथ में थोड़ी दी बैकडोर। एक ऐसा आदमी जो फाइनेंस का बहुत बड़ा जानकार है, तो राष्ट्र प्रमुख के नाम पे उसको यदि लैटरल एंट्री में देते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा दे दे। इस देश की वित्तीय हालत संभाली नहीं जा रही है, कोई वित्तीय एक्सपोर्ट को ले आइए, जैसा कांग्रेस लेके आई थी मनमोहन सिंह को, वैसा प्रधानमंत्री बना दीजिए, छोड़ दीजिए गद्दी। आपको तो फाइनेंस का फ भी नहीं आता, 200 लाख रुपए के ऊपर से कर्जा करके रखा है, मटका उल्टा रख के गैस बना लेते हो आप। अब ऐसे प्रधानमंत्री से मैं फाइनेंस की क्या समझू? नहीं, तो कुल मिलाकर आपके पास लेटरल एंट्री की कई जगह है, आप वही करिए। लेकिन जो विधायिका, जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका का निचोड़, मैं ये नहीं कहता हूं कि आईएएस ऑफिसर की सिवा किसी को अकल नहीं हो सकती, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन करने की एक तरह है। कई लोग मेरे से बड़े पत्रकार हो सकते हैं, लेकिन कई मैंने बड़े पत्रकारों को देखा, कैमरे के सामने आने के बाद मुंह से आवाज ही नहीं निकलती, इतने कॉशियस हो जाते हैं। और वैसा देखा जाए तो इतना ज्ञान का भंडार होते हैं वो। हमने देखा कि 4-4 घंटे उनको लेके बैठना पड़ता है कि सर नेचुरल रहो ना, क्यों इतना टेंशन लेते हो? लेकिन कैमरा सामने आते से टेंशन आता रहता उनका, वो नेचर है। कुछ लोग बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं, लेकिन वो स्टेज पे जाने के बाद हाथ पे लटपटाने लगते, नहीं भाषण दे सकते, वो बोलना नहीं जानते। कुछ बहुत अच्छे टीचर है जो पूरे बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं, लेकिन कोर्ट के सामने जब गवाह देने जाते हैं तो हाथ पे लटपटाते हैं, आवाज नहीं निकलती गले से, क्योंकि हर विधा अपनी अपनी है। तो ये जो ज्वाइंट सेक्रेटरी आता है, ये एकदम ऊपर से आईएएस होते से ज्वाइंट सेक्रेटरी नहीं बनता, वो एसडीएम होता है, एडिशनल कलेक्टर होता है, कलेक्टर होता है। कलेक्टर होते होते वो जिले का एडमिनिस्ट्रेशन समझता है, गांव, लोग, ग्रामीण क्षेत्र, लोकल पॉलिटिक्स, इससे तब की सब ऊपर आता है वो।
फिर वो कमिश्नर बनता है, फिर वो राजधानी में जाता है राज्य के, वहां जाने के बाद फिर अलग अलग कारपोरेशन में जाता है, फिर वहां डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, उप सचिव, ज्वाइंट सेक्रेटरी बनता है, फिर दिल्ली डेपुटेशन पे आता है, या फिर कमिश्नर बन के दिल्ली डेपुटेशन पे आता है तो डायरेक्टर बनता है दिल्ली में। उसे मंत्रालय कैसा, केंद्र मंत्रालय कैसा चलता है उसका एक्सपीरियंस होता है। आप अंबानी के किसी, अडानी की किसी कंपनी के किसी को लेके आ जाओगे, फाइनेंस वाले को या जो पोर्ट वाले को, और आप शिपिंग में बिठा दोगे उसको। उन्होंने तो अडानी जी के पोर्ट चलाए हैं, उन्होंने भारत सरकार की पोर्ट की नीति तो नहीं देखी है। उन्हें ये भी नहीं पता कि फाइल ऊपर से नीचे कैसी जाती है, नीचे से ऊपर कैसी फाइल आती है, क्या कौन रिमार्क निकलता है। वो तो बोलेगा पहले फाइल मेरे पास आ जाओ। ज्वाइंट सेक्रेटरी की फाइल पहले नहीं आती, वो जो हेड बाबू होता है वो पहले फाइल पढ़ता है, एक हरा कागज इस पे लिखता है, और हरे कागज पे एक पैराग्राफ, उसका निचोड़, प्रीसी राइटिंग जिसको कहते हैं, वो निचोड़ फाइल का लिखता है ऊपर, और फिर डायरेक्टर लेवल पे वो उस पे अपना रिमार्क निकालता है, फिर ऊपर सचिव के पास जाती है, फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास जाती है, फिर सेक्रेटरी के पास जाती है, और ऊपर से फिर नीचे आती है। ये कौन कहेगा? और यदि ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाना है तो अपने ही डिपार्टमेंट के बाबू को बना दो ना। हाँ, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में जो बाबू काम कर रहा है वो कई सरकारें गई आई वो उसी डिपार्टमेंट। आशीष भाई, मेरा व्यक्तिगत कई संबंध, 30 साल मैंने दिल्ली में पत्रकारिता की, कई अधिकारियों से मेरे संबंध, अनगणित अधिकारियों से मेरे संबंध। मैंने बड़े बड़े ज्वाइंट सेक्रेटरी को देखा है, जब वो अर्बन डेवलपमेंट से, मतलब शहरी विकास से एग्रीकल्चर में आके बैठ गया, ट्रांसफर हुआ उसका, और जब वो आया और सवाल जवाब, पार्लियामेंट शुरू था, सवाल जवाब आ गए, तो पहले बाबू को बुलाते, हेड बाबू को, फिर वो बाबू आते हैं, बोलते बैठिए बैठिए चावला जी बैठिए, और चावला जी ये जो सवाल है, ये चावला जी बोलते डरिए मत सर, ये सवाल अपने मिनिस्ट्री का नहीं है, ये एक्चुअली फूड प्रोसेसिंग में चला गया, अभी वो सेग्रीगेशन हो गया ना, अलग मंत्रालय में बन गया वो, मैं उधर फाइल भेज देता हूँ, आप टेंशन मत करो। ये मेरे सामने की बात है। और फिर मैं हंस के बोला, मतलब बॉस क्या तुम्हें पता भी नहीं ये सवाल तुम्हारे मिनिस्ट्री का नहीं है? बोला यार मैं आई जस्ट ज्वाइन टुडे, आई जस्ट डोंट नो द मिनिस्ट्री। वो बाबू, वो क्लर्क, वो है लड़का। मैं आपको अभी भी बताता हूं, आईआईटी का इंजीनियरिंग का विद्यार्थी, गोल्ड मेडलिस्ट, यदि कार का पहिया चेंज करना है उसको, पंक्चर, तो उसको ये नहीं समझ में आता कि ये पाना एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज, उसको मैनुअल लगता है। और मेरे यहाँ का अनपढ़ लड़का, बच्चा जो पंक्चर की दुकान पे काम करता है, वो आपसे बात करते करते पहिया खोलता है, क्योंकि वो बचपन से सीखते आ रहा है। आपने कहा कि नहीं नहीं हाथ मत लगाइए, अभी इंजीनियरिंग किया है आईआईटी से, मैकेनिकल इंजीनियर है, ये खोलेगा पहिया? नहीं खुलता पहिया उसका। ये वस्तुस्थिति है, फैक्ट है ये। असली तो खेल जो कुल था, मिलाकर क्या है मैं बता रहा हूं। अधिकारी काम नहीं, इलीगल काम नहीं करते, ज्यादातर अधिकारी अपने सर पे नहीं लेते। मंत्री ने चाहा तो वो अपना नोट लेके आगे भेज देते, आप करिए सर, आप इसमें नोट बनाइए। इन्हें वो रबर स्टैम्प चाहिए कि जो बोले वो लिख के फाइनल करते, और वो रबर स्टैम्प एक आईएएस अधिकारी हो नहीं सकता, क्योंकि उसको पता है कि जब कोर्ट में मामला जाएगा तो वो फंसेगा। तो वो रिमार्क भी इतना ऐसा लिखता है, द फाइल में बी रेफर टू या फाइनेंशियल एडवाइजर करके अपना चमड़ी निकाल लेता है उससे। या फिर भी बोलता है टू ऑब्टेन अ लीगल ओपिनियन, वो भी चमड़ी निकाल लेता है। ये मैंने देखा है, फाइलों पे नोटिंग होती है। इनको वो अधिकारी चाहिए, जॉइंट सेक्रेटरी साहब, मंत्री जी ने बोला है, ये लो ओके करके दे दिए, और ये वहां से आएंगे, वहां बैठ के देश की विकास की बात करने के बजाय मैं जहां से आया हूं उसका विकास करूंगा। अपने लीगल सिस्टम में एक पोजीशन है ना, जस्टिस भूषण गवई ने कह दिया था ना राहुल गांधी के केस में, कि मेरे पिताजी कांग्रेस से संबंधित थे, इसलिए इस केस से मैं हटना चाहता हूं। ये तो हुआ कि बाकी पक्ष ने कहा नहीं नहीं सर, हमारे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप ये केस करिए।
क्या ज्वाइंट सेक्रेटरी कहेगा कि मैं अडानी जी के यहाँ से आया था इसलिए प्रपोजल पे मैं विचार नहीं? इतनी मोरलिटी होगी? हमारे यहाँ क्या हुआ था पहले, क्या था, मतलब कांग्रेस की भी दूध की धुली नहीं है। कांग्रेस की सरकार के समय पेट्रोलियम मंत्रालय कौन चलाता था? अंबानी के यहाँ से चलता था। पेट्रोलियम मंत्री होते थे, वहां सारे पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के चेयरमैन और पेट्रोलियम सेक्रेटरी कौन अपॉइंट होता था? सब अंबानी के लोग होते थे, और रिटायरमेंट के बाद अंबानी की कंपनियों में डायरेक्टर होते थे। डायरेक्टर हो जाते थे। यही चलता आ रहा था ना। वो था कि आपके लोगों को हमारे वश में करना। कारपोरेट सेक्टर अधिकारियों को अपने पेरोल पे लाने का प्रयास कर रहा था। मोदी जी ने यह कहा कि इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपके पेरोल पे जो लोग हैं आपके कंपनी में, उसी को अधिकारी बना देते हैं। इसके आगे हालांकि थोड़ा संवेदनशील स्टेटमेंट है। अंबानी बहुत इस मामले में छोटी सोच उनकी थी, वो अधिकारियों को अपना बनाते थे। अब अधिकारियों को बनाने वाले को अपना बना करके किसी ने नियुक्त कर दिया है। वही सबसे बड़ी नियुक्ति जो है वही अब किसी और ने कर दी है। वो अब उसी के लिए काम कर रहा है। जो आरोप तमाम लोग संसद में लगाते हैं तो हंगामा हो जाता है कि कौन-कौन किसने खाई मलाई और किसकी दोस्ती कितनी काम आई। तो अब तो उसी लिए काम हो रहा है। अब एनवायरनमेंट 8 सेक्रेटरी जो ये आई थी, 45 की सूची जो नियुक्ति होनी थी, 8 जा रहे थे एग्रीकल्चर में शिवराज सिंह चौहान के मंत्रालय में। शिवराज सिंह चौहान के मंत्रालय में 8 जा रहे थे। अब एग्रीकल्चर की कोई पॉलिसी का मैटर होता वो ओके कर देते। कोई ऐसे नहीं, एनवायरनमेंट में बैठेगा, एनवायरनमेंट में ओके कर देते। ये किसान कानून फिर बैकडोर से आएंगे आशीष। हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि किसान कानून ये देश के लिए जरूरी नहीं, कारपोरेट सेक्टर के लिए जरूरी है। ये इजराइल के लिए जरूरी है। ये तमाम लोगों की इंटरेस्ट है, तो इसके लिए अधिकार, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र का एक हिस्सा है। लेकिन भला हो, ये षड्यंत्र तो बाकी लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन कम से कम रिजर्वेशन के मामले में आवाज उठा के पासवान, मांझी, और वो भी मुझे लगता है कि उनसे आवाज इसलिए उठवाई गई, मुझे पता है, क्योंकि ये आवाज बहुत देर बाद उठी। ये हमने भी कार्यक्रम करने के बाद उठी, इसलिए कि विपक्ष जब इसको हाईजैक कर रहा था, तो विपक्ष के हाथ में इशू न जाए, इसके लिए अपने ही लोगों से सवाल उठवा के इस बिल को, सिर्फ ये बताने के लिए कि हमने पासवान जी और मांझी जी की बात को सुनते हुए ये कहा, सिर्फ क्रेडिट ना मिले, क्रेडिट ना मिले। लेकिन खैर चलिए, चर्चा में ये सबसे बड़ी बात है कि ये लेटरल एंट्री पर रोक लग गई, लेकिन क्रेडिट जा चुका था। और आज ही ये तो इतना, ये लोग लेट हो गए, आज ही एक्सरे में जो आपका कार्यक्रम था, वो एक्सरे इसी पर था कि अडानी आईएएस बनाएंगे, नीतीश इसमें फंसे हैं। क्योंकि बिहार के लोगों का सेंटीमेंट, एक तो रिजर्वेशन का तो पूरे देश का सेंटीमेंट है, आईएएस यूपीएससी को लेकर के बिहार के लोगों का सेंटीमेंट कुछ अलग है। और ये सीधा सीधा यूपीएससी की तैयारी करने वाले हो, चाहे दलित हो चाहे अगड़ा हो, सबके जो है उन आकांक्षाओं पर कुठाराघात। भाई आपने 40 तो 45 का तो आंकड़ा आपने कम कर ही दिया ना। भाई जहां लोग कंपटीशन दे रहे थे 200 अधिकारी या 500 अधिकारियों बनने, 500 अधिकारी का कोटा है सपोज, उसमें 45 तो खाई गए, आप 10% तो खाई गए। और आपने 9 से 45 कर दिए तुरंत। पहले 9 को करा, फिर 45 को करा, अगली बार 450 होते, 400 बिल्कुल यही। और फिर ये होते कि इस देश में अब आईएएस और आईपीएस की कोई एग्जाम की जरूरत नहीं, फिर कोई जरूरत नहीं। हम वैसे भी मोदी जी आखिर में कहते हैं कि हम चीजों को आसान बना रहे हैं, प्रीलिम्स दो, मेंस दो, ये सब इतना टिपिकल था, हमने आसान बना दिया कि सीधे अडानी के दफ्तर से लाओ। नहीं, बिल्कुल आप अंबानी अडानी की कंपनी ज्वाइन कर लीजिए और सीधे एंट्री कर लीजिए। सीधे एक जमाने में टाटा की टाटा सर्विसेज हुआ करती थी।
टाटा कंपनी ज्वाइन करने के लिए यूपीएससी जैसी एग्जाम देनी पड़ती, टाटा सर्विसेज। अब उससे भी ज्यादा सरलता ही हो गई कि आप अडानी अंबानी के यहाँ काम कर रहे हैं तो आपको कोई सरल मतलब एग्जाम नहीं। खैर ये फैसला मोदी जी देश से बाहर हैं तब ये आया है, रोक लगाई गई है। और बड़ी बात बताएं, 21 अगस्त भारत बंद है और भारत बंद आरक्षण के ही मुद्दे पर है। SC ST OBC इस भारत बंद के साझेदार हैं। कोटे में कोटा को लेकर के इस भारत बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन भारत बंद की तारीख करीब आते आते लिटरल एंट्री इसमें घुस गया और ये लिटरल एंट्री गले की बड़ी फांस बन गई। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये बाकी जो नेता हैं पीडीए की राजनीति पर जो लोकसभा चुनाव के दरमियान फोकस किए थे, ये सब के सब हमलावर हो गए और बाकायदे मतलब लंबी लंबी पोस्ट लिखनी शुरू कर दी। आखिरकार घुटने टेके, जब अंदर भी ये मुझे लगता है कि इनको नीतीश को और इन लोगों को कहा नहीं गया होगा कि तुम विरोध करो। नीतीश की भी अपनी राजनीति, वैसे भी राजनीति खत्म होती नजर आ रही है, लेकिन उस बीच में अगर बचाने का कुछ गुंजाइश था, क्योंकि यही उनके पास कैडर वोट है, चिराग पासवान के पास वही है, तो मजबूरी थी उनकी। उसी स्थिति में आखिरकार इन्होंने सरेंडर किया है। चलते चलते बस बता दूं, नरेंद्र मोदी जी, मोदी है तो मुमकिन है। आज इस समय एक्स पर एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है 10 सेकंड का। मलेशिया गए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम को गले लगा करके खूब मतलब आत्मीयता से गले मिल रहे हैं। ये वही अनवर इब्राहिम है, इसीलिए एक्स पर ट्रेंड कर रहा है। वही अनवर इब्राहिम है जो हमास के कट्टर समर्थक हैं, वही अनवर इब्राहिम है जिन्होंने खुलेआम सार्वजनिक रूप से एक धर्मांतरण करवाया था हिंदू युवा का। देश में जो युवा हमारे हैं, जो रोजगार और ये सब छोड़ करके चिंता हिंदुत्व बचाने में, सनातन बचाने में लगे हुए हैं, जरूर गौर से देखिएगा मोदी जी को अनवर इब्राहिम से गले मिलते हुए जोर से। इजाजत दीजिए, कल दोपहर फिर मिलेंगे मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में। दीजिए इजाजत, नमस्कार।